Assalamualaikum to everyone. I hope you all are doing well. It's me, Dr. Mansha Lohana, and today we are going to discuss about absorption of the drugs. हमारा सेकेंड टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. हम आज उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स जो है एब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं उसको भी हम रीड करेंगे. सही है, तो नोट्स मैंने बना दिए थे, वो आप जो है शॉर्ट से नोट कर लीजिएगा. ठीक है. अच्छा जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स. पहले तो ये समझें कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स होती क्या है. किसी भी ड्रग का जहाँ साइड पे हमें जिस साइड पे हमने उस ड्रग को मतलब लगाया है उस साइड से लेकर ड्रग का ब्लड के अंदर जाना, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. फॉर सपोज मैंने ड्रग लिए माउथ से. सही है, माउथ से वो ड्रग मेरी गई स्टमक में, स्टमक से मेरी वो ड्रग जाएगी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में कुछ माइक्रोविलाइस होते हैं, कुछ ये स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनमें ब्लड वेसल्स होते हैं. सही है, ब्लड वेसल्स होते हैं. सही है, माउथ से मैंने ड्रग ली, उस ड्रग का ये सारा कुछ पास करके उस ब्लड तक जाना, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. सही है, यानी ड्रग का ब्लड तक पहुंचना. जिस भी साइड पे आपने लगाई है ड्रग को, माउथ में, नोज़ में, या इनहेल किए ड्रग को, या फिर ड्रग जो है आपने इंजेक्शंस के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए, तो ये जो साइड्स हैं ना इन ड्रग की इंटेक करने की, उस साइड से लेकर ड्रग का ब्लड तक जाना, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचना, ब्लड वेसल्स के अंदर जाना, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. सही है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि आईवी रूट यानी इंट्रावेनस रूट एक पैरेंट्रल रूट है, उससे हम जो है ड्रग को इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली इन द वेन्स. सही, जो हमारे वेन्स हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें जो हमने अपनी ड्रग को इंजेक्ट किया है. सही है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारी ड्रग पूरी की पूरी जो है हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी. इस तरह से हमने माउथ से ड्रग लिए, वो स्टमक में गई, इंटेस्टाइन में गई, वहाँ से माइक्रोविलाई में वो जो है एब्जॉर्ब हो गई, वहाँ से वो जो है ब्लड में ड्रग जो है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गई. इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. ड्रग का अपनी साइड से लेकर ब्लड तक जाना इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. और कितनी ड्रग जो है एब्जॉर्ब्ड हुई है और किस स्पीड से हुई है, किस स्पीड से और कितनी, हाउ मच, कितनी ड्रग और किस स्पीड से ड्रग जो है एब्जॉर्ब हुई है ब्लड में, वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है. सही है, यानी रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन. व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन? रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन यानी स्पीड ऑफ द एब्जॉर्प्शन, किस स्पीड से जो है ड्रग ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हुई है. मैंने अभी ड्रग ली है, वो 2 घंटे के बाद मेरे ब्लड में आई है, 3 घंटे के बाद मेरे ब्लड में आई है, तो इसको कहते हैं स्पीड ऑफ द एब्जॉर्प्शन यानी रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन. और एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन? एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन यानी कितनी ड्रग मेरी बॉडी के ब्लड के अंदर गई है. सही है, यानी मैंने 5 mg ड्रग ली, 5 mg ड्रग ली, मेरे ब्लड के अंदर इस 5 mg में से कितनी ड्रग जो है मेरे ब्लड के अंदर गई है, इसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन. ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझें. रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन यानी स्पीड ऑफ द एब्जॉर्प्शन. सही है, किस स्पीड से हमारी ड्रग जो है हमारे ब्लड तक पहुंची है. सही है, और एक्सटेंट यानी कितनी ड्रग, 5 mg लिए, कितनी ड्रग लिए. सही, कितनी ड्रग जो है हमारे ब्लड तक पहुंची है 5 mg में से, तो इसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन. अच्छा जी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जो है हम अभी थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, लेकिन आगे इसको बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे. सही है. अच्छा जी, तो रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है कि वो एनवायरनमेंट जहाँ पे ड्रग जो है एब्जॉर्ब्ड हुई है. ड्रग एब्जॉर्ब कहाँ पे होती है? एक तो जीआईटी में, यानी एक तो स्टमक में होती है. सही, ड्रग एब्जॉर्ब. इंटेस्टाइन में भी ड्रग एब्जॉर्ब होती है. सही है, तो ये साइड्स हैं जहाँ पे ड्रग एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट डिपेंड करता है. सही है, यानी स्टमक का एनवायरनमेंट और इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट इस पे डिपेंड करता है कि कितना रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन हुआ है,
यानी किस स्पीड से ड्रग जो है हमारे ब्लड तक पहुंची है और कितना एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन हुआ है, यानी किस हद तक कितना अमाउंट ऑफ द ड्रग जो है हमारे ब्लड तक पहुंचा है। ठीक है, तो वो स्टमक के एनवायरनमेंट और इंटेस्टाइन के एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि क्योंकि इन दोनों एनवायरनमेंट की पीएच अलग है, स्टमक की पीएच एसिडिक है और इंटेस्टाइन की पीएच बेसिक है यानी अल्कलाइन है। सही है, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है। तो कुछ ड्रग्स जो है यहाँ पे जल्दी एब्जॉर्ब होंगी, कुछ ड्रग जो है वो यहाँ पे जल्दी एब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, तो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है ड्रग का एब्जॉर्प्शन। और दूसरा ब्लड फ्लो, सही है कि ब्लड फ्लो कहाँ पे ज़्यादा है, स्टमक में ज़्यादा है या इंटेस्टाइन में ज़्यादा है। जहाँ पे भी ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ पे ड्रग जो है जल्दी एब्जॉर्ब होगी और बहुत अमाउंट ऑफ द ड्रग जो है एब्जॉर्ब होगा जहाँ भी ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, और सरफेस एरिया, सही है, सरफेस एरिया जहाँ पे भी ड्रग एब्जॉर्ब होगी, आइदर स्टमक हो या जो है ये इंटेस्टाइन हो। ठीक है, जिसका भी एब्जॉर्ब सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होगा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और बहुत तेज़ी से एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, और जैसे कि अब ये एग्जांपल मैं आगे आपको समझाऊंगी। ठीक है, उसके अलावा केमिकल कैरेक्टर्स यानी ड्रग्स की जो है केमिकल प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड होता है कि वो कितनी जो है एब्जॉर्ब होगी और जो है कितने स्पीड से एब्जॉर्ब होगी। फॉर एग्जांपल अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल होती है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। इसकी वजह क्या है, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। इसकी वजह क्या है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब क्यों होती हैं, क्योंकि हमारे जो सेल्स होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो लिपिड की बनी होती हैं। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं वो उनमें सॉल्युबल होती हैं और इजीली जो है उनमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और जो है जल्दी से जो है अपना इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया या एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया वो तो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ड्रग की उन पे भी डिपेंड करता है और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी अगर आपने माउथ से लिए तो एब्जॉर्प्शन बहुत देर से होगी और जो है बहुत कम एब्जॉर्प्शन होगी। 5 mg ड्रग लिए उसमें से 3 mg ही मिलेगी या बस कम तो होगी ड्रग। ठीक है, और उसके अलावा जो है एब्जॉर्प्शन भी बहुत स्लो होगी क्योंकि ड्रग माउथ में गई, अब स्टमक में जाएगी, वहाँ पे इसका प्रोसीजर होगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ पे प्रोसीजर होगा, फिर जाके वो ब्लड तक पहुँचेगी। ठीक है, अगर हम आईवी रूट के थ्रू ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं, माउथ के थ्रू नहीं दे रहे, आईवी रूट के थ्रू यानी वेन्स में अपने ड्रग को जो है इंजेक्ट कर रहे हैं। अब हमारी जो वेन्स हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, उसमें हमने ड्रग को इंजेक्ट किया है तो जाहिर बात है ऑब्वियसली हमारी ड्रग तो डायरेक्टली अपने ब्लड तक ही पहुंच गई है। तो वहाँ पे तो फास्ट एब्जॉर्प्शन और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन एक्सटेंट भी ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन का उसमें, यानी बहुत अमाउंट ऑफ द ड्रग जो है हमारी ब्लड तक पहुंच जाएगी। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि कितना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा और कितनी एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये बात अच्छे से आप जो है फिर से भी नोट करिएगा। ठीक है, उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ द एब्जॉर्प्शन, ड्रग्स कैसे एब्जॉर्ब होती हैं, किस मैकेनिज्म के थ्रू, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्टेड के थ्रू और एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये सारे जो है आपको पता है ट्रांसपोर्ट, ये हमने फर्स्ट इंटर में पढ़े होते हैं। ये जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं। सही है, सेल्स के अंदर सेल्स के बाहर जो है ड्रग्स या कोई भी मॉलिक्यूल्स किस तरह से अंदर बाहर जा रहे होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी चाहिए होती है, इनमें हमें एनर्जी नहीं चाहिए होती। और एंडोसाइटोसिस यानी सेल के अंदर ड्रग का जाना, एक्सोसाइटोसिस यानी सेल के बाहर ड्रग का जाना। तो ये बहुत सिंपल है, इसको उतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन। अच्छा जी, तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स जो हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट करते हैं, यानी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को स्लो करवाते हैं या फास्ट करवाते हैं या फिर उनकी एब्जॉर्प्शन कम करवाते हैं या ज़्यादा करवाते हैं। ठीक है, यानी ड्रग हमने 5 mg लिए तो कौन सा फैक्टर जो है इफ़ेक्ट करता है कि ये ड्रग
3 mg हो जाती है हमारी ब्लड में, या फिर जो है स्लो एब्जॉर्प्शन या फास्ट एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, टोटल 5 फैक्टर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं कि कैसे पीएच जो है वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती है, कैसे। सही है, तो सबसे पहले तो आपने कॉमन जो है नॉर्मल फिजियोलॉजी समझनी है कि स्टमक में एसिड होता है तो उसकी पीएच जो है वो एसिडिक है। सही है, और जो है हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उसकी जो पीएच है वो बेसिक होती है या अल्कलाइन कह दें। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि स्टमक जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट रखता है और इंटेस्टाइन जो है वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट रखता है। ठीक है, तो इनकी पीएच जो है दोनों एब्जॉर्प्शन साइट्स हैं। एब्जॉर्प्शन साइट्स कौन सी होती हैं? स्टमक और इंटेस्टाइन, दूसरी भी होती है लेकिन यहाँ पे हम स्टमक और इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे। तो एब्जॉर्प्शन साइट हमारे पास 2 हैं, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। सही है, स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक है, स्टमक की पीएच जो है वो एसिडिक है और इंटेस्टाइन की पीएच जो है वो अल्कलाइन है। सही है, अब देखते हैं कि पीएच जो है वो ड्रग एब्जॉर्प्शन को कैसे अफेक्ट करती है। पहले तो ये समझें जो अनचार्ज ड्रग्स होंगी वो जो है इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अनचार्ज ड्रग ये नहीं, आप समझ लें जो नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स ना रखती हों वो तो इजीली जो है सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, तो अनचार्ज चीज़ें जो है हमारी सेल्स मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस होकर हमारे ब्लड तक या हमारे सेल्स तक चली जाती हैं। सही है, लेकिन जो चार्ज ड्रग होती हैं उनको कोई ना कोई कैरियर चाहिए होता है हमारे सेल्स के अंदर इन होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहले ये पढ़ लें, अगर कोई ऐसा सवाल आता है कि अनचार्ज ड्रग इजीली एब्जॉर्ब होंगी या पोरली एब्जॉर्ब होंगी, तो आपने बोलना है इजीली, और चार्ज ड्रग जो है वो पोरली, यानी एक तो बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होती हैं और बहुत कम एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जो भी ड्रग जो है एसिडिक होगी, सही है, जो भी ड्रग एसिडिक होगी वो ड्रग जो है स्टमक में इजीली एब्जॉर्ब्ड होगी और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि ये खुद एसिडिक एनवायरनमेंट रखता है। जो भी ड्रग वीक एसिड्स की बनी हुई होगी वो एसिडिक एनवायरनमेंट में आराम से बेटर एब्जॉर्ब होगी। सही है, जैसे कि हमारी जो एस्प्रिन है वो एक वीक एसिड्स है, तो जो ड्रग एसिड्स की बनी हुई होंगी वो स्टमक में जो है अच्छे से एब्जॉर्ब होंगी, क्योंकि वहाँ पे हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट है। ठीक है, और जो बेसिक ड्रग्स होंगी, जो भी ड्रग्स जो है अल्कलाइन होंगी या बेसिक होंगी, वो ड्रग्स जो है वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट पे इजीली पास होंगी। सही है, और एब्जॉर्ब्ड होंगी। और हमने क्या पढ़ा कि इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट कौन सा होता है? अल्कलाइन होता है। तो जो भी ड्रग्स जो बेसिस की बनी हुई होंगी वो जो है अल्कलाइन एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब्ड होगी। जैसे कि मॉर्फिन, वो एक वीक बेसिक ड्रग है, यानी उसकी कंपोजिशन बेसिक बनाई गई है, अल्कलाइन बनाई गई है, तो वो जो है इंटेस्टाइन में बेटर एब्जॉर्ब्ड होगी और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब होगी। सही है, तो पीएच कैसे इफेक्ट कर रही है कि एसिडिक चीज़ें जो है एसिडिक एनवायरनमेंट में होंगी, यानी अब ये बेसिक जो ड्रग होगी ना मॉर्फिन, वो ऐसे एसिडिक एनवायरनमेंट यानी स्टमक में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी, यानी इसकी पीएच इफेक्ट कर रही है इसको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पीएच में सिंपली याद करनी है, कोई भी इतना डिटेल में नहीं जाना, बस ये सिंपली आपने चीज़ें याद रखनी है कि एसिडिक ड्रग्स जो हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में अच्छे से एब्जॉर्ब होंगी, और एसिडिक एनवायरनमेट कहाँ पे होता है? स्टमक में। और जो बेसिक ड्रग्स हैं वो बेसिक एनवायरनमेंट यानी अल्कलाइन एनवायरनमेंट में अच्छे से एब्जॉर्ब होंगी, और अल्कलाइन एनवायरनमेंट हमारे पास कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में। सही है, यहाँ पे सिर्फ ये बात याद रखनी है कि पीएच कैसे इफेक्ट कर रही है। दूसरा सवाल हमारे पास आता है कि ब्लड फ्लो। अच्छा, ये बहुत मेन है, इसको अच्छे से समझिए। ब्लड फ्लो टू द एब्जॉर्प्शन साइट। एब्जॉर्प्शन साइट कौन सी हैं? मैं बार बार बता रही हूँ, 2, स्टमक और इंटेस्टाइन, ये हमारी एब्जॉर्प्शन साइट है। जो भी हमारी ड्रग है वहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी, वहाँ पे हमारी ब्लड तक जाएंगी। कुछ ड्रग्स जो है हमारे स्टमक में ही ब्लड के अंदर चली जाती हैं, कुछ ड्रग जो है हमारे इंटेस्टाइन में पहुँचकर फिर ब्लड के पास जाती हैं। तो जहाँ पे भी ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, स्टमक में ज़्यादा होगा या इंटेस्टाइन में ज़्यादा होगा, जहाँ पे भी ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ पे ड्रग जल्दी जो है एब्जॉर्ब होगी और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब होगी। सही है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी जहाँ पे भी ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। अब ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बहुत दफ़ा कि इंटेस्टाइन में
हमारे पास माइक्रोविलाइस होते हैं। ये एक ब्रश बॉर्डर्स होती हैं, हमारे इंटेस्टाइन में लगी हुई होती हैं माइक्रोविलाइस, सही है। तो उनमें जो है ब्लड ज़्यादा फ्लो करता रहता है। स्टमक में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है कि जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो, ठीक है। तो स्टमक और इंटेस्टाइन के मुकाबले में इंटेस्टाइन में ज़्यादा जो है ब्लड फ्लो होता है, उस वजह से जो है ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है हमारी इंटेस्टाइन में होती है। स्टमक में जो है हमारी एब्जॉर्प्शन कम होती है। अब सवाल ये है कि ब्लड फ्लो इंटेस्टाइन में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसके पास माइक्रोविलाइस यानी एक स्ट्रक्चर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रक्चर्स होती हैं, 1 2 3 नहीं होती हैं, बल्कि लातेदार जो है वो स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो वो उसमें ब्लड फ्लो होता रहता है। तो जाहिर बात है, एक ड्रग है, ये एक ड्रग है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? ब्लड तक जाना ना। तो ये ब्लड जा रहा है, ब्लड तक जाना ना, तो जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, जाहिर बात है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो है काम होता है इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन स्टमक में भी होती है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कहाँ पे होगी? इंटेस्टाइन में, क्योंकि इंटेस्टाइन के पास ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। ग्रेटर ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द इंटेस्टाइन देन टूवर्ड्स द स्टमक, सही है। तो वहाँ पे ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन में ज़्यादा होती है। आपके पास सवाल आए कि कोई भी पर्टिकुलर ड्रग है वो जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब कहाँ पे होगी, स्टमक या इंटेस्टाइन में? आपने बोला है इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा आता है, सही है। ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, जो कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं माइक्रोविलाई उसकी वजह से, ठीक है। अच्छा जी, ये भी ये मैं आपको बताती हूँ, पहले आप ये समझ लें टोटल सरफेस एरिया। तो ये भी इसी चीज़ के साथ रिलेटेड है कि हमारे इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया ज़्यादा है ड्रग को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि इनके पास लातेदाद माइक्रोविलाइस होती हैं और ये जो है ड्रग को एब्जॉर्ब करती है। इनके पास ब्लड ज़्यादा होता है, तो ड्रग का अल्टीमेट गोल तो है ही ब्लड के पास जाना। तो इनके पास ब्लड ज़्यादा होता है, तो ड्रग जो है वो ब्लड में चली जाती है। तो यानी अगर स्टमक में देखें तो स्टमक के पास ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ पे जो है सरफेस एरिया कम है ड्रग को एब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन में मोर एफिशिएंट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे माइक्रोविलाइस होती हैं। और सरफेस एरिया जो है इंटेस्टाइन का वो 1000 गुना यानी 1000 गुना ज़्यादा होता है स्टमक से। मैं बता रही हूँ ना, ये लातेदाद ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं माइक्रोविलाइस, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग को एब्जॉर्ब करती हैं। स्टमक के पास ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है। तो सरफेस एरिया भी इफ़ेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन पे। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब कांटेक्ट टाइम पे आते हैं कि कांटेक्ट टाइम कैसे इफ़ेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को। अच्छा जी, अब आप एक बात समझें, ठीक है। जीआईटी क्या होता है? जीआईटी पूरी हमारी एक ट्रैक होती है जिसमें इंटेस्टाइन, हमारे स्टमक, हमारे रेक्टम और सारी जो है हमारे माउथ से लेकर जो भी हमारी फूड जहाँ जहाँ से पास होता है इसको हम जीआईटी कहते हैं, ठीक है। तो जीआईटी में हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों आते हैं। तो ये जो इंटेस्टाइन और स्टमक है वो हमारे एब्जॉर्प्शन सरफेस है। कॉन्टेक्ट टाइम यानी हमारी ड्रग जो है कितनी देर तक स्टमक में पड़ी रहती है, ठीक है। अच्छा जी, अगर जितना ज़्यादा जो है ना हमारी ड्रग जो है जीआईटी में पड़ी रहेगी, उतना ही ज़्यादा जो है हमारी ड्रग जो है एब्जॉर्ब होगी अपने ब्लड में, ठीक है। अगर ड्रग बहुत ही कम देर तक जो है हमारे जीआईटी ट्रैक में रहेगी और जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगी, जल्दी से जो है वो स्टमक से पास होके, इंटेस्टाइन से पास होके, रेक्टम से पास होके एलिमिनेट हो जाएगी एनएस के थ्रू, उतना ही हमारी एब्जॉर्प्शन हमारी ड्रग की बहुत कम होगी। तो ये लाजमी है कि कांटेक्ट टाइम ज़्यादा हो, यानी ड्रग का स्टमक में या इंटेस्टाइन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक पड़े रहना, वहाँ पे वो अच्छे से ब्लड में एब्जॉर्ब होगी और ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो कांटेक्ट टाइम जो है ड्रग का इन सरफेस से, इन एब्जॉर्प्शन सरफेस से, एब्जॉर्प्शन साइड से या स्टमक या इंटेस्टाइन से कांटेक्ट टाइम जो है ड्रग का वो ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारी एब्जॉर्प्शन जो है ड्रग की वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे कि डायरिया में आप फॉर एग्जांपल डायरिया में
कोई भी चीज़ जो है हमारे जीआईटी में ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती है, जल्दी से बॉडी के पास फास्टली जो है वो बॉडी से एलिमिनेट होती है, एनएस के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी ड्रग जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, या हम जो खाना खा रहे हैं वो भी हमारे ब्लड तक नहीं पहुंचता है इतना, क्योंकि वो जल्दी से एलिमिनेट हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि कांटेक्ट टाइम बहुत कम है, फूड का हो गया या ड्रग का भी हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी ड्रग का कांटेक्ट टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना होता है, कि वो जीआईटी में ज़्यादा से ज़्यादा रुके और उसकी जो है एब्जॉर्प्शन हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा रुके स्टमक में या इंटेस्टाइन में, तो उसकी एब्जॉर्प्शन हो सके ब्लड के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ही डॉक्टर्स कहते हैं कि जो है ड्रग को जो है आप लोग मील के साथ, टेक इन विथ मील, फूड के साथ खाएं, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि ड्रग के साथ बाउंड होकर जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर जो है ड्रग को रोके रखती है, क्योंकि फूड बहुत जो है डाइजेस्ट होता है, उसको टाइम लगता है एलिमिनेट होने के लिए, तो ड्रग भी वहाँ पे रुकती है, एब्जॉर्ब होती है पूरी हमारे ब्लड में। तो ये जो है फैक्टर्स करते हैं इफेक्ट कांटेक्ट टाइम। तो फूड के साथ हम मील के साथ जब ये ड्रग को इंटेक करते हैं तो कांटेक्ट टाइम जो है हमारी ड्रग का स्टमक या इंटेस्टाइन के साथ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गए 4 फैक्टर्स। अब आते हैं ये पी ग्लाइकोप्रोटीन, इसको हम समझते हैं। पहले आप इनको थोड़ा सा फिर से वापस जहन में रख दें। देखें, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग ज़्यादा होगी। कांटेक्ट टाइम ड्रग का स्टमक और इंटेस्टाइन में ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा किसी स्टमक का या इंटेस्टाइन का तो हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हमने पढ़ना है एक्सप्रेशन ऑफ जी ग्लाइकोप्रोटीन। सवाल है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है क्या? पी ग्लाइकोप्रोटीन, सॉरी आई वाज सेइंग दैट जी ग्लाइकोप्रोटीन, दिस इज पी ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा जी, पी ग्लाइकोप्रोटीन होती क्या है? ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी, सॉरी गाइस, वो मैं इसको पूरा पढ़ा चुकी थी बट क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुई तो मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। आई रिपीट माई सेल्फ। अच्छा जी, हमने फैक्टर्स कौन कौन से पढ़े कि पीएच कैसे इफेक्ट कर रही है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी ड्रग की, और कांटेक्ट टाइम ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो भी जो है हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक चीज़ आती है पी ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा जी, पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं। पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं? ये एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी सेल्स में मौजूद होते हैं। सही है, न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा सेल्स हो गया, तो ये यहाँ पे ऐसे मौजूद होते हैं, ये पी ग्लाइकोप्रोटीन। सही है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यानी चीज़ों को इधर से उधर करना। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये सेल्स से चीज़ों को या मॉलिक्यूल्स को या ड्रग्स को बाहर की तरफ पंप आउट करते हैं। सही है, ये कौन से प्रोटीन्स हैं? ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे सेल मेम्ब्रेन में। ये देखिए हमारे सेल मेम्ब्रेन। इनका काम क्या होता है? ये सेल्स से के अंदर में से ड्रग्स को निकाल के बाहर की तरफ पंप आउट करते हैं। सही है, यानी इनका काम ये है कि ये ड्रग को जो है वो टिश्यूज से निकाल कर, ब्लड में से निकाल कर, फ्रॉम टिश्यूज टू द ड्रग। हाँ, अच्छा जी, इनका काम क्या होता है? इन ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो प्रोटीन्स होते हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन, इनका काम क्या होता है? ये जो है जो हमारी होती है ना ड्रग, उन मॉलिक्यूल्स को जो है सेल्स से बाहर की तरफ पंप आउट कर देते हैं, यानी टिश्यूज में से सेल्स को निकाल कर ब्लड में वापस जो है भेज देते हैं। सही है। अच्छा जी, तो इनका काम क्या क्या होता है कि ये जो है टिश्यूज़ में हमारी जो ड्रग होती है ना वो जब, अच्छा जी, जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो ड्रग होती है ना वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। सही है, फिर ब्लड में से डिफरेंट टिश्यूज़ के पास हमारी ड्रग जाती है। सही है, टिश्यूज़ के पास जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है और अपना काम परफॉर्म करती है।
ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, उन टिश्यूज़ में से वापस ड्रग को जो है बाहर की तरफ पंप आउट करके ब्लड के पास भेज देते हैं, यानी ये एब्जॉर्प्शन को कम करवा देते हैं। ठीक है, यानी ये एब्जॉर्प्शन रिड्यूस करवा रहे हैं क्योंकि ये सेल्स से बाहर पंप आउट कर रहे हैं ड्रग्स को। ठीक है, हमारे ब्लड में WBC सेल्स हैं, उनमें ड्रग एब्जॉर्ब हुई, सही है। ये पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेंगे, उन सेल्स में से अपनी ड्रग को वापस बाहर की तरफ पंप आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा पी ग्लाइकोप्रोटीन किसी भी सेल्स में पाए जाएंगे किसी भी टिश्यूज़ में, उतनी ही उसमें ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी ग्लाइकोप्रोटीन रिड्यूसेस ड्रग एब्जॉर्प्शन। जितनी ज़्यादा पी ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, हाई एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन, एक्सप्रेशन यानी किसी भी जो है ना पी ग्लाइकोप्रोटीन का जो है एक्सप्रेशन मतलब उसका प्रेजेंट होना या उसका पाया जाना, कहीं पे भी ज़्यादा पाया जाएगा इस पी ग्लाइकोप्रोटीन को, उतनी ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होगी, क्योंकि इनका काम है ड्रग्स को, मॉलिक्यूल्स को जो है सेल्स के बाहर भेजना। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि हमारी ड्रग सेल्स के अंदर पहुँचे, ब्लड उनको सेल्स के अंदर तक पहुँचाए ड्रग को। ठीक है, तो ये हो गया पी ग्लाइकोप्रोटीन। क्या रिलेशन है इसका, इन्वर्स रिलेशन। जितने ज़्यादा पी ग्लाइकोप्रोटीन उतनी ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्प्शन कम होगी, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया डायरेक्टली ब्लड एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। कॉन्टैक्ट टाइम, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम उतनी ही ड्रग एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा तो ड्रग एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बायो अवेलेबिलिटी पे होगा, उसको लाजमी वॉच करिएगा। और जो है आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज़।